जय श्री राधे फ्रेंड्स। तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आई थिंक बुला ही लेती हूँ। मैं डॉक्टर के पास कॉल लगाती हूँ। नूर जाने लगी, तभी अचानक राजवीर ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर खींच लिया। नूर ने पलट कर राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। नूर ने कहा, तुम ठीक नहीं हो राजवीर, तुम्हारा बुखार अभी तक नहीं उतरा। डॉक्टर ने कहा था कि तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी तक गर्म है। मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना सबसे सही होगा। राजवीर ने आंखों को कुछ सेकंड के लिए बंद किया और फिर एक गहरी सांस लेकर आंखें खोलकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। कभी कभार मुझे ऐसा बुखार आ जाता है जो दवाइयों से ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। नूर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर आखिर कहना क्या चाहता है। राजवीर अपने मन में बोला, दवाइयां मेरे शरीर पर कोई असर नहीं करती, बेअसर हैं, क्योंकि यह बुखार मुझे किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ है। यह बुखार मुझे इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा शरीर हद से ज्यादा एनर्जी यूज कर चुका है। आरजे को अपने अंदर कैद करने के लिए पता नहीं मैं कब तक अपने अंदर इसी तरह कैद रख पाऊंगा। एक और बात थी, राजवीर बीमार इसलिए था क्योंकि उसका शरीर अपनी एनर्जी को, अपने अंदर की नेगेटिविटी अपने अंदर आरजे को कैद करने के लिए खर्च कर रहा था और बहुत ज्यादा खर्च कर चुका था। जब जब वह आरजे को अपने शरीर में कैद करने की कोशिश करता, इसी तरह उसका शरीर हरकतें करता, उसे बुखार आ जाता या उसके शरीर कमजोरी महसूस करने लगता या बहुत एग्जॉस्ट और थका हुआ महसूस करने लगता। राजवीर को बड़ा थका हुआ महसूस हो रहा था। वह अब तक ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। नूर राजवीर से बहुत चिंता भरी आवाज में बोली, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है राजवीर। राजवीर ने नूर की आंखों में देखा। वह वाकई में बहुत ज्यादा चिंता में लग रही थी। उसे खुद के लिए इतनी चिंता करते देख राजवीर की धड़कनों में तेजी आ गई। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, खाने को मिल सकता है? थोड़ी भूख लगी है। नूर ने हल्का सा सर हिलाया और बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। उसके बाद नूर वहां से किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद नूर वापस आई। उसने थोड़ा हल्का खाना बनाया था और थोड़ा पौष्टिक भी। उसने राजवीर को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उसे लिटा दिया। राजवीर लेटा हुआ था। नूर राजवीर को ब्लैंकेट से कवर करने लगी तो राजवीर ने उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया। नूर थोड़ी सी हैरान होकर राजवीर की तरफ देखने लगी। राजवीर ने बस इतना कहना, मेरे पास रुक जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। यह पहली बार था जब राजवीर ने नूर को अपने पास रुकने के लिए कहा था, इसलिए नूर मना नहीं कर पाई। उसने कहा, अगर तुम नहीं भी बोलते तो भी मैं तुम्हारे पास ही रुकती। मुझे पता है मुझे तुम्हें मेरी जरूरत है। उसके बाद नूर राजवीर के बगल में लेट गई। राजवीर चुपचाप लेटा रहा। नूर का हाथ उसके हाथों में था और फिर उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया। नूर उसे हल्का सा थपथपाते हुए बस उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अजीब से इमोशंस थे उसकी आंखों में, पर राजवीर की हालत देखकर उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था। अगली सुबह राजवीर की आंखें हल्की हल्की खुल गईं। अब उसे अपनी बॉडी में थोड़ा सा राहत महसूस हो रही थी। वह अचानक अपने सीने पर कुछ भारी भारी महसूस हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी काफी जकड़ी हुई है। जब उसने अपनी आंखों को ठीक से खोलकर नींद से बाहर आकर होश में देखा तो खुद को नूर की बाहों में पाया। वह हैरान रह गया। नूर उससे चिपकी हुई थी। नूर का असर राजवीर के सीने और उसके पैरों पर था। नूर के हाथ उसकी कमर पर जोर से हक किए हुए थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि तकिया हो जिसे नूर अपनी बाहों में दबोचकर सुकून से सो रही थी। राजवीर ने जब नूर के चेहरे की तरफ देखा तो वो बस देखता ही रह गया। सुबह सुबह की फ्रेश मॉर्निंग में नूर की खूबसूरती लाजवाब थी। इस वक्त चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, मगर चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे सूरज की किरणें उस पर ठहर गई हों। उसकी बंद पलकों की चमक मानो किसी कीमती मोती जैसी थी। ओ माय गॉड, इतनी सुबह भी इसके चेहरे पर कितना नूर है। राजवीर चाहकर भी अपनी नजरें नूर के चेहरों से हटा नहीं पाया। धीरे धीरे उसने अपना हाथ करीब लाया और नूर के चेहरे को प्यार से सहलाने लगा। नूर की स्किन मखमल से भी ज्यादा सॉफ्ट और दूध मलाई से भी ज्यादा सफेद थी। उसके गुलाबी होठ चेरी की तरह लग रहे थे, जैसे काफी टेस्टी हों। राजवीर का गला अचानक सूखने लगा।
उसने अपना सलाइवा निकल लिया और नूर के चेहरे को गौर से देखता रहा। देखते देखते वह कब उसके चेहरे के करीब आ गया उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे नूर ने अपनी खूबसूरत आंखें खोली। उसने राजवीर को अपने बहुत करीब पाया। अचानक नूर ने आंखें खोली तो राजवीर हैरान हो गया, लेकिन उसकी आंखों में देखते देखते जैसे डूब गया। वह हिप्नोटाइज हो चुका था। अचानक उसने कुछ महसूस किया। नूर ने राजवीर को और करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। राजवीर को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई है। यह अनएक्सपेक्टेड किस उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हल्का सा किस करने के बाद नूर ने अपना चेहरा पीछे किया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। राजवीर की धड़कनें अब तक बहुत तेज थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह खुद को रोक नहीं पाया। इतना छोटा सा किस, उसने मन में सोचा। सिर्फ इतने से क्या होगा मेरा। उसके अंदर से जैसे और ज्यादा की डिमांड महसूस होने लगी। वह एकदम से आगे बढ़ा और एक बार फिर से नूर के होठों पर अपने होठ रख दिए। नर्म बिस्तर पर, नर्म तकिए पर नूर का सिर रखकर राजवीर ने उसके होठों को पैशनेटली किस करना शुरू किया। पहले हल्का और जेंटल किस, लेकिन धीरे धीरे ये गहरा और डीप होने लगा। दोनों की बॉडी में हलचल महसूस होने लगी। एक दूसरे के करीब आने और एक दूसरे को पाने की तलब बढ़ने लगी। नूर ने अपनी बाहें उठाकर राजवीर को अपनी बाहों में भर लिया। आंखें बंद करके उसने भी अपने होठों को चलाना शुरू किया। राजवीर की आंखें भी बंद हो गई और उसने नूर को पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। वह न रुकना चाहता था और न चाहता था कि नूर उसे रोके। दूसरी तरफ नूर इस किस से इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और बहुत एंजॉय कर रही थी। वह राजवीर से दूर नहीं होना चाहती थी। उसने राजवीर को अपनी बाहों में जोर से भींच लिया। दोनों करीब 15 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे, जब तक कि उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि उनके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया है। अगर सांस लेने के लिए वे अलग नहीं हुए तो उनकी सांसें अटक जाती। फाइनली दोनों अलग हुए। जोर जोर से सांस लेते हुए दोनों ने एक दूसरे के माथे पर अपना माथा टिका दिया और तेज तेज सांस लेने लगे। उन दोनों की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी। धीरे धीरे राजवीर ने फिर नूर ने अपनी आंखें खोली और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वह देख सकती थी कि राजवीर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, थोड़ा गिल्ट और थोड़ी हैरानी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह नूर को इस तरह से किस कर देगा। पता नहीं क्यों वह खुद को रोक नहीं पाया। इसका यह गिल्ट नूर साफ साफ देख सकती थी, मगर उसे कोई भी गिल्ट नहीं था। अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वह फिर से राजवीर पर टूट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अगर उसे पूरी हदें पार करके राजवीर का हो जाना पड़े तो भी उसमें वह पीछे नहीं हटेगी। आखिरकार राजवीर उसका पहला प्यार था। उसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी और ना ही वह खुद को राजवीर के साथ कुछ भी करने से रोकेगी। तभी नूर ने तुरंत अपना हाथ उठाया, राजवीर के माथे पर रखा। उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद उसे राहत मिली, क्योंकि राजवीर का बुखार अब उतर चुका था। उसके शरीर का टेम्परेचर काफी नॉर्मल हो गया था। राजवीर एकदम से नूर के ऊपर से खड़ा हो गया। नूर भी बिस्तर पर से उठकर बैठ गई। राजवीर ने थोड़ी शर्मिंदगी भरी आवाज में कहा, वो आई एम सॉरी। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन आई एम सॉरी। राजवीर को इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने नूर से माफी तक मांग ली। नूर यह सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मेरा किस तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नूर की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। नूर एकदम से राजवीर के पास आई और एक पल के लिए तो उसने इतने करीब आ गई कि वह उसकी सांसों की गर्माहट भी महसूस कर सकती थी। एकदम से नूर के करीब आने से राजवीर की धड़कनें फिर से तेज हो गई। राजवीर के करीब आकर नूर ने कहा, क्या तुम इस गलती के लिए माफी मांग रहे हो? एक शर्त पर माफ करूंगी मैं तुम्हें कि तुम बार बार यह गलती करोगे। नूर की बात सुनकर राजवीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मगर उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे। वह समझ नहीं पाया कि वह क्या बोले। अगर सच पूछा जाए तो नूर की तरफ से वह कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगा था। नूर उसके इतना करीब थी कि उसके बदन की खुशबू को वह अपनी सांसों से महसूस कर सकता था। सच पूछा जाए तो नूर की खुशबू उसे इतना बेचैन कर रही थी कि उसकी बॉडी
रिएक्ट करने लगी थी। अगर 2 सेकंड और नूर उसके इतना करीब रही तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसने नूर की कमर को पकड़कर उसे साइड किया और तुरंत खड़ा होकर बोला, अब मैं ठीक हूँ, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। राजवीर की बात सुनकर नूर ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए कहा, बड़े बेवफा हो तुम। जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तब मैं पूरी रात यहाँ तुम्हारा ख्याल रख रही थी, यहाँ तक कि सुबह सुबह तुम्हें दवाई के डोज के तौर पर अपने होठों की पप्पी तक दे दी, और अब तुम्हारा काम निकल गया तो मुझे जाने के लिए बोल रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नूर जाने लगी तो राजवीर ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? राजवीर के ऐसा बोलने पर नूर के कदम रुक गए। उसने पलटकर राजवीर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? राजवीर ऑकवर्ड हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि यह लड़की उसे पसंद करती है, शायद इसलिए वह यह सब कुछ कर रही है। राजवीर को इतना ऑकवर्ड देखकर नूर मुस्कुराई। वह उसके करीब आई और उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, अब तक तो मुझे सिर्फ यह लग रहा था कि जो भी कुछ है वह सिर्फ मेरी तरफ से है, लेकिन अभी अभी तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि जो कुछ है वो तुम्हारी तरफ से भी है। मैं जानती हूँ जितना मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझे अपने करीब रखना चाहते हो, मगर फिर भी अपने आप से दूर करते रहते हो। मुझे वजह तो नहीं पता, मगर तुम्हारी यह हरकत किसी दिन मेरे सब्र को पूरी तरह से तोड़ देगी और फिर मैं और भी डिटरमाइंड हो जाऊंगी तुम्हारे करीब आने के लिए और तुम्हें अपना बनाने के लिए। दूसरी तरफ अथर्व गाड़ी लेकर कहर के घर के बाहर आता है। उसके बाद वो कहर के पास एक मैसेज ड्रॉप करता है और फिर कहर को घर से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में घर का दरवाजा खुलता है और कहर जैसे ही घर से बाहर आती है अथर्व की नजरें जैसे उस पर टिक जाती हैं। कहर ने नॉर्मल बॉडी हैंगिंग पैंट के साथ एक बहुत ही मस्त वाली शर्ट पहन रखी थी। बिल्कुल सफेद रंग की शर्ट थी जो हवा में हल्की सी लहरा रही थी, मगर उसमें कहर इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी कि ऊपर वाला बटन खुला हुआ था। उसने अपने बालों को भी खोल रखा था और उसकी शर्ट और बाल हवा में लहरा रहे थे। अथर्व की सांसें तो जैसे रुक सी जाती हैं। वह बस उसे देखता ही रह जाता है। कहर फटाफट गाड़ी के पास आती है, गाड़ी खोलकर अंदर बैठ जाती है, जिससे अथर्व थोड़ा होश में आता है। वह अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। कहर अथर्व से बोली, आपको क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की, वह भी अकेले? अथर्व ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, इट्स ओके, वैसे भी आज इस तरफ थोड़ा काम था तो सोचा मैं तुम्हें रिसीव ही करता चलूं। इस पर कहर ने जवाब दिया, लेकिन ऐसे अकेले, अगर रास्ते में आप पर हमला हो जाता तो, आप मरवट जाते तो कौन जिम्मेदारी लेता? ब्लेम तो मेरे ऊपर ही आ जाता ना। कहर की बात सुनकर अथर्व उसकी तरफ देखता ही रह गया। वह अपने मन में सोचने लगा, इन भाई बहन को तो मुझे जान से मारने के पीछे आखिर क्या ऑब्जेक्शन है? ये दोनों आखिर चाहते क्या है? मैं मर जाऊं? उसके बाद अथर्व ने एक गहरी सांस ली और वहां से चल दिए। अथर्व और कहर एक मीटिंग के लिए होटल गए। मीटिंग पूरी करने के बाद वो ऑफिस की तरफ जा रहे थे। सिग्नल पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। तभी एक तरफ से शीशे पर खटखटाने की आवाज हुई। कहर ने देखा तो एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा था, शायद भीख मांग रहा था। उसकी हालत काफी बुरी थी। कहर उसे देखकर हैरान रह गई। अथर्व और कहर दोनों बच्चों की हालत देखकर परेशान हो गए। बच्चे की एक आंख जख्मी लग रही थी, जैसे फूट चुकी हो। वह बच्चा बोला, दीदी थोड़े से पैसे दे दो, कई दिन से कुछ खाया नहीं है। उसकी हालत बड़ी दर्दनाक लग रही थी। कहर एकदम शॉक में चली गई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने बच्चे से पूछा, तुम्हारी आंखों पर क्या हुआ है? बच्चे ने तुरंत अपनी आंख छुपा ली और कहा, कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया था दीदी, प्लीज दीदी थोड़े से पैसे दे दो प्लीज। बच्चा बहुत रोने लगा। अथर्व ने कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलो हमारे साथ हॉस्पिटल ले चलते हैं। बच्चे ने बार बार अपना सिर हिला दिया और कहा, नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, प्लीज थोड़े से पैसे दे दीजिए। अथर्व ने कहा, तुम्हें इलाज की जरूरत है, पैसों का क्या करोगे? खाना खाना है ना, मैं तुम्हें खिला दूंगा। इतना कहते ही बच्चा पीछे हट गया और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना। इसके बाद वह वहां से चला गया। अथर्व और कहर दोनों हैरान रह गए। कहर को शायद कुछ समझ आ रहा था। उसने बच्चे की तरफ देखा
और देखा कि वो दूसरी गाड़ियों के पास जाकर भीख मांग रहा था। थोड़ी दूरी पर कहर ने और भी बच्चों को देखा जो इसी तरह से भीख मांग रहे थे। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो एक बच्चे को खींचकर कहीं ले जा रहा था। कहर तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई थी। अचानक कहर गाड़ी से उतरकर वहां से चली गई। अथर्व हैरानी से बोला, कहर कहर कहाँ जा रही हो? उसे कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत गाड़ी को साइड में लगाकर गाड़ी से निकला और कहर के पीछे चल दिया। कहर काफी आगे निकल चुकी थी। अथर्व भागकर उसके पीछे गया। कहर शायद किसी को फॉलो कर रही थी, शायद उस आदमी को जो बच्चे को घसीट कर लेकर गया था। उसे फॉलो करते करते एक अंधेरी सी गली में पहुंच जाती है। अथर्व एकदम से उसके पीछे आकर बोला, कहर तुम। वह इतना ही बोला था कि कहर उसकी तरफ पलटकर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। उसके इशारे को समझते ही अथर्व भी एकदम से चुप हो जाता है। पर वह कंफ्यूज था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहर आखिरकार कर क्या रही है। तभी कहर कुछ आवाजों को फॉलो करते हुए एक बड़े से अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाती है। अथर्व उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था। जल्द ही उन दोनों को बच्चों के रोने, चीखने और चिल्लाने, बिलखने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस आवाज को सुनकर कहर के ऊपर से नीचे तक की आत्मा कांप जाती है। अथर्व भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दोनों एक साथ छुपकर सब कुछ देखने लगते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया है। उन बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बच्चे रो रहे हैं, दर्द में चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। कुछ गुंडे उनके सामने खड़े हैं। एक आदमी ने कहा, जल्दी जल्दी करो, इनकी ऐसी हालत कर दो कि लोगों को इन्हें देखते ही इन पर तरस आ जाए और फिर इन्हें भीख में पैसे दें। बहुत सारे बच्चों को पहले ही जख्मी कर दिया गया था। किसी का हाथ तोड़ दिया गया था, किसी का पैर, किसी की आंख फोड़ दी गई थी। एक बच्चे की तो उंगली काटने वाले थे। बच्चों के चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे। वहां पहले से ही काफी खून फैला हुआ था। 2-4 उंगलियां भी कटी हुई पड़ी थी। सब कुछ देखकर अथर्व की तो आंखें फटी रह जाती हैं। वह कहता है, ओह माय गॉड, यह सब क्या हो रहा है? कहर की मुट्ठियां जोर से कस जाती हैं और उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। वह कहती है, यह इस दुनिया का एक और घिनौना सच है। मैं अब किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसा ही वह आदमी बच्चे की उंगली काटने वाला था, वैसे ही वहां कहर की आवाज गूंज उठती है, रुक जाओ। अचानक एक लड़की की आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सारे बच्चे जो दर्द में चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, वे भी कहर की तरफ देखते हैं। कहर वहां खड़ी हुई थी। उसके एक्सप्रेशन हद से ज्यादा डार्क हो गए थे और उसकी मुट्ठियां जोर से कस गई थी। अथर्व भी वहां पर निकलकर कहर के बगल में आकर खड़ा हो गया। तभी एक गुंडे ने कहा, यह लोग कौन है और यहाँ कैसे पहुंचे? जिस गुंडे के हाथ में औजार था जिससे वह बच्चे की उंगलियां काटने वाला था, उसने बच्चे को बाकी बच्चों की तरफ धकेल दिया और खड़ा होकर अपने चाकू को उठाकर कहा, कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? कहर ने काफी कड़क आवाज में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम लोगों की जिंदगी। कहर की आवाज सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। एक गुंडे ने कहा, ए लड़की, अपनी जान से प्यार नहीं करती क्या? कहर ने उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, इतने छोटे मासूम बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाकर तुम लोग जिंदा रहने का हक पहले ही खो चुके हो। अब तुम सबकी मौत मेरे हाथों से होगी। सारे गुंडे यह सुनकर गुस्से में उबलने लगते हैं। अथर्व भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एक गुंडा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, खत्म कर दो इन दोनों को, बचकर यहाँ से जाने ना पाए। अगर ये यहाँ से बचकर चले गए तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। वह सारे गुंडे अपने अपने हथियार लेकर उन पर हमला करने के लिए आते हैं। कहर अथर्व की तरफ देखकर बोली, तुम पीछे हटो, इन्हें मुझे मारने दो। अथर्व ने कहा, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा हैं कहर। कहर ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम पीछे हटो। अथर्व ज्यादा कुछ नहीं बोला और चुपचाप पीछे हट गया। उसे कहर की काबिलियत पर कोई भी शक नहीं था। वह पहले ही इतने गुंडों का एक साथ फाइट कर चुकी थी। उसकी फाइटिंग स्किल तो वह अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए वह बिना ज्यादा सवाल जवाब किए चुपचाप साइड में जाकर खड़ा हो गया। फिर भी
उसे कहर की फिक्र थी। कहर ने अपनी मुट्ठियों को जोर से कसा और फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। सारे गुंडे कहर की तरफ तेजी से हमला करने आते हैं और अथर्व पीछे होकर खड़ा हो जाता है। एकदम से चारों की तरफ से 15-20 गुंडे तेज नुकीले हथियारों के साथ कहर को घेर लेते हैं। गुंडों का सरदार चिल्लाता है, ये लोग तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझी। कहर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने लंबे बालों को पीछे किया और धीमी आवाज में कहा, गलती कर दी तुमने मुझे घेरने की, अब जिंदा बचने का ख्याल भी मत करना। गुंडे बिना वक्त गवाए कहर पर हमला करते, लेकिन कहर बिजली की तेजी से एक तरफ झुकी। पहला हमला मिस हो जाता है। वह गुंडों के हाथ से तलवार छीनकर उनके पेट में इतनी तेजी से घुसाती कि वह दर्द से चीख भी नहीं पाता। दूसरे गुंडे ने चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन कहर ने हवा में छलांग लगा के उसकी गर्दन पकड़ ली और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। बच्चे एक झुंड बनाकर खड़े हो गए। अथर्व तुरंत उन बच्चों को पास जाता है। बच्चे अब भी काफी डरे हुए घबराए हुए थे, मगर अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह दोनों लोग शायद उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ गुंडे अथर्व के ऊपर भी हमला करते हैं, मगर बच्चों को एक तरफ करने के बाद अथर्व उन गुंडों से निपटने लगता है। अथर्व के लिए उन्हें हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लगातार गुंडे तो इस वक्त कहर के बर्दाश्त कर रहे थे, कहर को बर्दाश्त कर रहे थे। कहर पर एक गुंडा पीछे से हमला करता है, लेकिन कहर ने उसकी चाल भांप ली। वह पलटी और उसके घुटने पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी टांग टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने एक गुंडे के हाथ से छुरी लेकर उसकी गर्दन पर वार किया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। सभी बच्चे डर से कांप गए। तभी अथर्व ने उन बच्चों को कहा, बच्चों यह सब मत देखो, पलटकर खड़े हो जाओ। उसकी बात सुनते ही सारे बच्चे पलटकर खड़े हुए। कुछ ने तो अपनी आंखों पर कस के बंद कर लिया, लेकिन जिन बच्चों में हिम्मत थी वह यह नजारा पूरा अपनी आंखों से देख रहे थे। एक गुंडा कहर पर लोहे की रॉड से हमला करता है। कहर रॉड को पकड़कर इतनी ताकत से खींचती है कि वह गुंडा उसके सामने गिर पड़ता है। कहर उसकी छाती में रॉड घुसा देती है। दो गुंडों साथ में हमला करते हैं। कहर एक को जमीन पर पटक देती है और दूसरे को दीवार से टकराकर उसकी नाक तोड़ देती है। कहर की फाइटिंग स्किल एक बार फिर से अथर्व को अमेज्ड कर रही थी। वह जिस तरह से फाइट कर रही थी, सच में वह एक अमेजिंग फाइटर थी। हालांकि अथर्व भी कुछ कम नहीं था। जो गुंडे उस पर हमला कर रहे थे वह भी उन्हें खूब अच्छे से ठिकाने लगा रहा था। अब तक खून से लथपथ कहर के चेहरे पर गुस्से का भयंकर रूप था। उसके हाथों में चाकू था। वह किसी दरिंदे की तरह एक एक को खत्म कर रही थी। आखिर में केवल एक सरदार बचा था। वैसे तो वह कहर की फाइटिंग स्किल देखकर काफी घबरा गया था, फिर भी उसने अपने अंदर की हिम्मत को जगाया। उसने एक बड़ा चाकू निकालकर कहर की तरफ दौड़ लगाई। कहर ने उसकी चाल का अंदाजा लगाता हुआ पहले उसे अपने पाँव में फंसाया और फिर एक घुटने से उसकी छाती पर वार किया। जब वह जमीन पर गिरा तो कहर ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा। उसने कहा, तुम लोग आखिर अपने आप को समझते क्या हो? यह छोटे बच्चे भले ही लावारिस हैं, मगर यह तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं है। तुम इनके साथ यह सब कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जब शरीर का कोई अंग कटता है तो कितना दर्द होता है। यह बोलकर कहर ने उसके हाथ की पूरी हथेली को चाकू से काट दिया। गुंडा दर्द से जोर से चीख पड़ा। उसके बाद कहर ने अपना चाकू उठाया और उस गुंडे की गर्दन में घोंप दिया। उसने वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। चारों तरफ खून और लाशों का ढेर लग चुका था। कहर अपने कपड़ों से खून पोंछते हुए वहां से बच्चों की तरफ आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हवा में मौत की गंध तैर रही थी, लेकिन कहर के चेहरे पर एक अडिग सुकून था। सारे बच्चों को देखकर उसके अंदर जख्म जैसे ताजा हो गए थे। उसने बच्चों से कहा, अब तुम लोग आजाद हो। तुम्हें कोई भी दर्द नहीं देगा अब से। सारे बच्चे खुश होकर कहर से चिपक गए। वो काफी खुश थे। काफी लंबे वक्त से मानो इस नरक से भरी जिंदगी जी रहे हों, और आज फाइनली उन्हें इस नरक से आजादी मिली थी। उसके बाद अथर्व ने शरण्या की हेल्प से उन गुंडों को सुलटाया। फिर सारे बच्चों को सिंघानियाज द्वारा बनाए गए अनाथ आश्रम में शिफ्ट करवा दिया गया, जहां उनकी एक सुकून भरी जिंदगी देने की जिम्मेदारी अथर्व ने खुद उठाई। कहर ऑफिस के टेरेस पर खड़ी थी। वहां से वह पूरे शहर को देख सकती थी। तेज हवाओं से उसके बाल उड़ रहे थे और शर्ट भी काफी लहरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। काफी रात हो गई थी। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, पर कहर अभी तक घर नहीं गई थी। तभी पीछे से अथर्व टेरेस के ऊपर आता है और कहर को वहां चुपचाप खड़ा पाता है। उन बच्चों को बचाते टाइम गुंडों को जिस बेरहमी से कहर नहीं खत्म
किया था वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि लड़कियां नाजुक होने के साथ साथ जब खतरनाक होने पर आ जाए तो इस हद तक हो सकती हैं। पता नहीं क्यों उसके बाद से कहर का मूड पूरा दिन अजीब सा रहा। एक अजीब सा दर्द उदासी उसके चेहरे पर जमी रही। अथर्व चलकर उसके पास आता और उसके बगल में खड़ा हो जाता है। उसने कहर की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी हुई थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे पर आंखों में एक दर्द, एक उदासी जरूर नजर आ रही थी। अथर्व ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया उन बच्चों को आजाद करवा के, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग उन लोगों को किसी और के द्वारा इस तरह से ब्रूटल तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है? तभी अथर्व ने वह सुना जिसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहर ने कहा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक वक्त था जब उन सभी बच्चों में एक छोटी सी बच्ची मैं भी थी। अथर्व वह सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ भी यह सब कुछ हो चुका है? कहर ने अथर्व की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे पर चेहरे पर कोल्डनेस थी। कहर ने जवाब दिया, तुम्हें पता है बहुत दर्द होता है जब शरीर के किसी हिस्से को शरीर से अलग किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। वे लोग बच्चों के साथ ऐसी हरकतें सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वह उन बच्चों से भीख मंगवा सके। सिर्फ चंद पैसों के लिए वह बच्चों को टॉर्चर करने की हद पार करते हैं। मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ क्योंकि गुजर चुकी है मेरे ऊपर। मैं इससे बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, हाथ जोड़कर भीख मांगी थी जब ऐसे ही किसी कमीने इंसान ने मेरा पैर तोड़ दिया था और मुझे हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया था। यह सुनकर अथर्व चौंक गया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहर ने दर्द भरी सांस लेकर कहा, मुझे भी इसी तरह से भीख मंगवाई जाती थी सड़कों पर, और जब कभी किसी दिन मैं उनकी उम्मीद के हिसाब से पैसे लेकर नहीं आई तो कई कई दिनों तक खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। उस वक्त मैं सोचती थी कि काश कोई आए और हमें बचा ले, पर ऐसा नहीं हुआ। किसी ने नहीं बचाया हमें। और फिर एक दिन, कहर ने रुककर कहा, एक दिन किसी ने मुझे उनसे खरीदा और फिर किसी और को बेच दिया। अथर्व शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या बेच दिया? कहर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, किसी साइंटिस्ट को, और उसने फिर मुझ पर और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए। ये सुनकर अथर्व की आंखें फट गई और वह सोच भी नहीं सकता था कि कहर इस तरह की जिंदगी जी चुकी है। कुछ सेकंड के लिए तो वह एकदम से शॉक्ड हो गया। फिर शॉक से बाहर निकलते हुए उसने कहर से पूछा, और फिर आगे क्या हुआ? क्या किया उस साइंटिस्ट ने तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किए थे? कहर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है कई महीनों तक हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। तकरीबन 20-25 बच्चे एक साथ रखे गए। सब पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट होते थे। कोई भी जिंदा नहीं बचा, बस मुझे छोड़कर। कहर ने अथर्व की तरफ देखा जो हैरानी और शौक से उसकी बातें सुन रहा था। जब उस वक्त मैं अकेली जिंदा बची तो दुआ कर रही थी कि काश मैं भी मर जाऊं, पर शायद नहीं। मेरी बॉडी उस आदमी की एक्सपेरिमेंट को झेल गई। उसके बाद उसने मुझे खास बच्चों में शामिल किया जो खुद इस एक्सपेरिमेंट को सरवाइव कर चुके थे। अथर्व बोला, पर तुमने तो कहा कि तुम्हारे अलावा सब मर चुके हैं। फिर वो बच्चे कौन थे? कहर ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। शायद सिर्फ हम लोग ही नहीं थे जिन पर एक्सपेरिमेंट हुए थे, और भी बहुत से बच्चे थे। वो आदमी सिर्फ उन्हीं बच्चों को कलेक्ट करता था जो उसके एक्सपेरिमेंट को सरवाइव कर पाते थे। जो कमजोर होते थे वो बेचारे खुद ही मर जाते थे। अथर्व के पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। ओ माय गॉड, दिस इज सो टेरिबल। कोई छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है? जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट सरकार से हजारों परमिशन लेने के बाद भी सिर्फ चूहों और जैसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जिंदा जीते जागते बच्चों पर कैसे कर सकते हैं? अथर्व ने पूछा। फिर तुम वहां से बचकर कैसे निकली? उसने जवाब दिया, था कोई भगवान का फरिश्ता और उसी साइंटिस्ट का एक विक्टिम। उसी ने हमें वहां से निकाला, वरना हमें तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। कहर टेरिस की दीवार से पास खड़ी हो गई और खाली सी आंखों से बस नीचे देख रही थी। अथर्व उसके दर्द को समझ सकता था। उसने अभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कहर का बचपन इस कदर इतना भयानक और टेरिबल रहा। अपने दर्द और जज्बातों को कंट्रोल करते हुए कहर ने हल्की कांपती हुई आवाज में कहा, आखिर क्या हक बनता है उन लोगों को बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी करने का? कोई हक नहीं है उन्हें।
होते कौन है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने। ऐसे लोगों को तो जितनी बेरहमी से मारो उतना कम है। अथर्व तुरंत आगे आया और उसने कहर को पकड़कर अपने सीने से जोर से लगा लिया। कहर की आंखें बंद हो गई और वो और भी ज्यादा दर्द से तड़पने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके अंदर के जख्म मानो हरे हो गए थे। अब दर्द कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसकी बातें सुनकर अथर्व का कलेजा भी छलनी हो गया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि कहर इतने दर्द से गुजर रही होगी। उसने कहर को कस के अपनी बाहों में थाम लिया और कहा, बीते हुए कल को भूल जाओ। हाँ, वह बहुत भयानक था, फिर भी भूल जाओ, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मगर आज तुमने जो किया उसकी वजह से तुमने उन बच्चों को दर्द भरी जिंदगी से बाहर निकाल लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कहर ने जब यह सुना तो उसका दिल जोर से धड़का। उसने और भी कस के अथर्व को पकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपने चेहरे को पीछे करके अथर्व की आंखों में देखा। अथर्व ने कहर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके बहते आंसुओं को अंगूठे से साफ किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अथर्व धीरे से अपना चेहरा आगे लाया और उसने कहर के माथे पर किस कर दिया। पता नहीं क्यों, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी धड़कनें भी जैसे शोर मचाने लगी। कहर ने धीरे से अपनी आंखों को बंद किया। उसकी पकड़ अथर्व की शर्ट पर मजबूत हो गई। उसकी बाहों में ना जाने क्यों उसे इतना सुकून मिल रहा था। अथर्व के हाथ कहर की कमर पर गए। उसकी पतली सी कमर परफेक्ट तरीके से उसके हाथ में आ गई। उसने कहर को करीब अपनी बाहों में भरा और बिल्कुल सीने से चिपका लिया। कहर की सांसें बहुत तेज हो गई। अथर्व ने उसकी बंद आंखों को देखा। दोनों के सीने आपस में मिले हुए थे और दोनों ही एक दूसरे की तेज धड़कनों को जैसे अपने सीने में महसूस कर रहे थे। कहर इस तरह से खड़ी थी जैसे अथर्व के करीब आने से उसे कोई ऐतराज नहीं था, या फिर शायद इस वक्त वो यही करना चाहती थी। और फिर अगले ही पल उसने कहर के होठों पर अपने होठ रख दिए। कहर की आंखों से आंसू टपक गए, पर इस वक्त उसने अथर्व को रोका और ना ही अपने आप को रोका। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और एक दूसरे में डूब गए। कहर अथर्व के होठों को मूवमेंट को कैच मैच करने लगी। उसका दिल जो कुछ सेकंड पहले दर्द से तड़प रहा था, अचानक अथर्व की बाहों में आकर सुकून में चला गया। वह मदहोश सी हो गई। अथर्व ने जैसे ही कहर को किस करना शुरू किया, उसके अंदर की बेचैनियां जोर जोर से अंगड़ाइयां लेने लगी। धीरे धीरे दोनों की आंखें बंद हो गईं और दोनों थोड़ा पैशन और एग्रेशन के साथ एक दूसरे को किस करना जारी रखते हैं। अथर्व के हाथ धीरे से कहर की शर्ट के ऊपर आते हैं और उसके बाद उसके अंदर की स्किन को टच करते हैं। टच करते महसूस करते हैं। अथर्व के हाथ कहर की पीठ पर टहल रहे थे। उसके हाथों का टच महसूस करके कहर को महसूस हुआ कि जैसे उसकी सांसें रुक गई और धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई। उसने कहर को कस के पकड़ लिया और भी ज्यादा करीब आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही अपने ऊपर से कंट्रोल सा खो चुके हैं। अथर्व ने कहर को दीवार से लगाया और बहुत डार्क आंखों से उसे देखने लगा। जिस तरह उसे देख रहा था, कहर ऊपर से नीचे तक थरथरा गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और गला सूख गया, लेकिन रुकने को तैयार वो भी नहीं था। अथर्व शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसने करीब किया और फिर अथर्व ने भी उसके हाथों को दीवार से लगाए और उसकी गर्दन उसके कंधों पर जबरदस्त किस करने शुरू कर दिए। आह! कहर के मुंह से सिसकियां निकलनी शुरू हो गई। उसने तुरंत अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया और चुप रहने की, शांत रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेकार था। अथर्व बीच बीच में उसे हल्का सा काट रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी कहर के मुंह से सिसकियां लगातार निकल रही थी। आंखों को बंद कर कहर सब कुछ भूलकर मदहोशी में डूब गई। उसकी उंगलियां अब अथर्व के बालों में थी। अथर्व जो कुछ भी कर रहा था, कहर उसे रोकना तो दूर, उल्टा उसे अपनी सिसकियों से उकसाने का काम कर रही थी। इस वक्त दोनों टेरेस के ऊपर खड़े हुए थे, जहां खुले आसमान में चमक रहे चांद सितारों के अलावा उन्हें इस हालत में देखने वाला कोई और नहीं था। धीरे धीरे अथर्व ने कुछ महसूस किया। कहर ने उसकी शर्ट के बटन को खोल दिया था। डैम इट, ये कब हुआ? उसने तो गौर किया ही नहीं। वह कहर को चूमने में इतना बिजी था कि उसने ये भी महसूस नहीं किया कि कब उसकी शर्ट के सारे बटन खुल चुके हैं। वह हैरानी से अपनी शर्ट को और फिर नजरें उठाकर कहर को देखने लगा। एक अजीब सी शर्मिंदगी से उसके गाल जैसे लाल हो गए। अथर्व अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर
अपने चेहरे को कहर के बहुत ज्यादा करीब लाकर बोला, तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ? बुरी तरह से शर्म के कारण कहर के चेहरे लाल पड़ गया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। अब जिस तरह से अथर्व उसे देख रहा था तो शर्मिंदा तो हो ही रही थी, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं कर दिया, पर उसका मन हुआ तो उसने कर दिया। शायद वो उसे और भी ज्यादा करीब से महसूस करना चाहती थी। अथर्व कहर को देखता रहा। उसकी आंखों में एक नटखटपन भी दिखाई दे रहा था, जैसे वो कहर के मुंह से कुछ सुनना चाहता था कि कहर बेसब्र हो रही थी उसके लिए। पता नहीं क्यों, पर वह भी बहुत बेसब्र हो रहा था, पर कहर के मुंह से सुनना चाहता था कि वो इस वक्त उसे अपने करीब करना चाहती है। लेकिन उसके सवाल ने कहर को शर्मिंदा कर दिया, और शायद वह इस उलझन में थी कि कहीं अथर्व को बुरा तो नहीं लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ये पसंद नहीं आया, या फिर कहीं वो उसके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगा। शर्मिंदगी के कारण कहर ने अपनी नजरों को नीचे किया और सिर्फ इतना कहा, सॉरी। वो तुरंत वहां से जाने लगी, मगर अथर्व ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। कहर की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। अथर्व ने उसे पीछे खींचा और फिर उसके पेट पर अपना हाथ रख लिया। कहर की पीठ अथर्व के मजबूत सीने से चिपकी हुई थी। अथर्व की शर्ट अनबटन हो चुकी थी, इसलिए वह कहर को उसके सिक्स पैक्स की मजबूती महसूस हो रही थी। फिर उसे धीरे से अपने कानों के पास अथर्व की गर्म सांसें महसूस हुई। अथर्व ने उसके कान के पास हल्की सी सैंडिक्ट आवाज में कहा, जो शुरू किया है उसे अधूरा छोड़कर जा रही हो। कहर के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने अथर्व के होठ अपनी गर्दन के पीछे की तरफ महसूस किए। कहर की मुट्ठियां कस गई, आंखें बंद और शरीर अकड़ सा गया। सांस तो वो जैसे रोक कर खड़ी हो गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? कहर बोलने की कोशिश कर रही थी पर बोल नहीं पाई। अथर्व ने उसके बालों की खुशबू लेते हुए कहा, कहर मुझे कुछ पूछना है तुमसे। कहर कुछ नहीं बोली, मगर वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। अथर्व की मजबूत बाहों में उसका रोम रोम जैसे पिघल रहा था। अथर्व ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? कहर ये सुनकर हल्की सी हैरान हो गई और कंफ्यूज भी, मगर सेम टाइम पर वह काफी मदहोश भी हो चुकी थी। मैं कुछ मुश्किल से वो ये शब्द ही बोल पाए। अथर्व उसकी गर्दन पर किस कर रहा था, बहुत हल्के हल्के, जो उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन पैदा कर रहे थे। क्या तुम मुझे डेट करोगी? कहर अपने कमरे में बैठी हुई थी, काफी नर्वस लग रही थी। उसका तकिया उसकी गोद में था और कुछ सोच सोच कर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। जब वे दोनों टेरिस पर खड़े थे, अथर्व कहर से सवाल करता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? अथर्व का सवाल सुनकर कहर हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। उसने अथर्व से इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। क्या कहा इसने, डेट? उसने इतना हैरान हो देखकर अथर्व बोला, मुझे पता है मैंने अचानक बोल दिया तो तुम्हें जरा शॉक लगा। उसके बाद वह कहर के करीब आया। कहर की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। अथर्व अपने चेहरे को कहर के बहुत करीब लाते हुए बोला, रियलाइज तो मुझे पहले ही हो गया था, बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आज एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हारे सामने इस चीज का इजहार भी कर रहा हूँ। कहर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। कहर ने जब अथर्व की बातें सुनी तो उसकी आंखें थोड़ी और बड़ी हो गई, धड़कनें थोड़ी और तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह अचानक क्या बोले। उसके हैंडसम से बॉस ने अचानक ही उसे ऐसे प्रपोज कर दिया और डेट के लिए भी पूछ लिया। वह क्या जवाब दे? कहर थोड़ा ऑकवर्ड होकर 2 कदम पीछे हो जाती है। अचानक उसके पीछे होने से अथर्व थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और एक अजीब सी घबराहट उसे अपने दिल में कहीं महसूस होती है। उसे डर था कि कहीं कहर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट न कर दे। वह बस अंदर ही अंदर यह प्रे कर रहा था कि किसी भी तरह से कहर उसके प्रपोजल को ना ठुकराए। अथर्व ने नरम आवाज में पूछा, क्या हुआ? कहर ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर यहाँ वहां देखा। अजीब सी घबराहट थी उसके दिल में, पर उसने हिम्मत करके सिर्फ इतना कहा, वो मैं अटक रही थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अथर्व ने कहर से बोला, मेरे अचानक प्रपोज कर देने से तुम्हें झटका लगा है, मुझे पता है, लेकिन कहर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मुझे बातों को घुमाना भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और डेट करना चाहता हूँ, साफ बात है। अब तुम भी मुझे सीधा सीधा जवाब दे दो, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी?
अब कहर को वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने सिर्फ इतना कहा, यह सब कुछ ज्यादा ही जल्दी और अचानक हो गया। मैं ऐसे कैसे अचानक आपको जवाब दे दूं? अथर्व ने गंभीरता से पूछा। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? कहर ने सर उठाकर अथर्व को देखा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह अथर्व को पसंद नहीं करती। एक्चुअली वह चुपके चुपके उसे देखा करती थी। भले ही वह कितनी भी उसे इरिटेट करता हो, लेकिन उसकी नजरें तो रहती थी उसी पर। इसलिए उसने थोड़ा सा गला साफ करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे अचानक जवाब मांग रहे हैं। ऐसे अचानक मैं आपको क्या जवाब दूं? अथर्व कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब? अगर पसंद करती हो तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोलो। इसमें इतना कंफ्यूज क्यों होना? कहर ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर अथर्व को देखकर कहा, आपके लिए ये बहुत आसान है। ऐसा नहीं होता, अचानक ही आपने पूछ लिया और अभी मैं ऐसे कैसे एक सेकंड में जवाब दे दूं? मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मैं आपको सोचकर बता सकती हूँ? मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। इस बात पर अथर्व ने अपने आईब्रोज ऊपर उठा लिए और कहा, वक्त? ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो दिल खोलकर वक्त लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। उसके बाद अथर्व कहर के एकदम नजदीक आ गया। कहर का दिल जोर जोर से उसके सीने में धड़कने लगा। अथर्व ने उसके चिन के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, जितना चाहो उतना इंतजार करूंगा, पर जवाब मुझे हाँ ही चाहिए। उसके बाद अथर्व ने कहर के होठों पर हल्का सा किस किया और फिर वहां से चला गया। कहर बर्फ के पुतले की तरफ वहीं खड़ी रह गई। दरवाजे की खटपटाहट सुनकर कहर होश में आई, जो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके भाई बहन वहां दरवाजे पर खड़े थे। उन दोनों को देखकर कहर ने कहा, तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? काफी लेट हो गया है, सोना नहीं है क्या तुम दोनों को? वह दोनों कहर के पास आकर उसके बिस्तर पर कूद गए। पायल ने कहा, दीदी आप हमें सुलाओ ना, हमें नींद नहीं आ रही। यह सुनकर कहर हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। उसके बाद सौम्य और पायल दोनों वहां पर लेट गए और कहर प्यार से उन्हें थपथपाने लगी। वह यही सोचकर परेशान थी कि अब वह कैसे और क्या जवाब देगी। अथर्व ने उसको प्रपोजल का क्या जवाब देगी और कैसे कहेगी? अथर्व अपने कमरे में था। वह सोफे पर बैठा था, सामने लैपटॉप में कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बार बार उसका फोकस कहर की तरफ ही जा रहा था। फाइनली इरिटेट होकर उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। मैंने कहर को बोल तो दिया है कि तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, पर वह कितना समय लेने वाली है यह मुझे नहीं पता। सुबह तक तो बता ही देगी ना? हाँ, सुबह तक तो बता ही देना चाहिए, पर सुबह तक तो वो बहुत टाइम होता है यार, काफ़ी घंटे हो जाएंगे। पर उसका जवाब क्या होगा अगर उसने ना बोल दिया तो? अरे नहीं नहीं, ना बोलना तो इस वक्त बोल देती, टाइम थोड़ी ना लेती। अगर सोचने समझने के लिए टाइम लिया है तो थोड़ी बहुत तो पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि वो हाँ बोलेगी। लेकिन अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना बोलने की हुई तो? अथर्व बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपना फ़ोन उठाया और सोचा, बहुत हो गया टाइम, अब मैं अभी उससे पूछ रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि अभी के अभी जवाब दो, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है। लेकिन तभी एकदम से उसकी उंगलियाँ रुक गई और वह सोचने लगा, अगर मैं इस वक्त उसे फ़ोन करूंगा और उससे जवाब मांगने के लिए फोर्स किया तो कहीं गुस्से में ना बोल दे वो। फिर से परेशान होकर अथर्व ने अपने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मुझे सुबह तक का इंतजार करना ही होगा। ओ गॉड, ये सुबह कब होगी? यह बोलकर अथर्व बिस्तर पर गिर गया। उसे सुबह तक का इंतजार हो ही नहीं रहा था। अथर्व अपने ऑफिस में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था और बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था। 9 बजे तब तक तो कहर आ जाया करती है, अब तक आई क्यों नहीं? 9:02 हो चुके हैं, इतना लेट कैसे हो गई? कहीं मेरे प्रपोजल के बारे में सुनकर उसने जॉब तो नहीं छोड़ दी? नहीं, जॉब कैसे छोड़ सकती है, पागल है क्या? कुछ भी मत सोचो अथर्व, ऐसा कुछ नहीं है। अथर्व काफी पैनिक हो रहा था, बेचैन भी हो रहा था। उसने फिर से घड़ी देखते हुए कहा, सीरियसली 9:03 हो चुके हैं
और वह अभी तक नहीं आई। ओ गॉड, मैं क्या करूं? अगर उसने सच में जॉब छोड़ दी तो? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उससे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था, पर कभी ना कभी तो पूछना ही था। जिस तरह से वह ब्लाइंड डेट पर जाती रहती है, किसी दिन सीधा शादी का इनविटेशन लेकर मेरे ऑफिस ही आ जाती है। ऐसे कैसे मैं उसे किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पर वह अब तक आई क्यों नहीं? कॉल कर लेता हूँ। अथर्व ने अपना फोन निकाला। वह कॉल करने ही वाला था कि अचानक उसने सोचा कि नहीं यार, अगर कॉल कर लिया तो बोलूंगा क्या? कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं लगूंगा? नहीं, कॉल रहने देता हूँ, कॉल नहीं करता, इंतजार ही कर लेता हूँ। थोड़ी देर में अथर्व यहाँ वहाँ चक्कर काटता रहा। वह सोफे पर बैठता है, पानी का गिलास पीता, हाथों को मसलता, कुछ देर तक दरवाजे पर नजर टिका कर रखता, फिर से यहाँ वहाँ टहलने लगता। कांच की दीवार के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगा। नीचे झांककर देखा कि कहर आ रही है या नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपना सिर कुर्सी पर लगा के आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। अथर्व ने झट से आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। वहां कहर खड़ी थी। कहर को देखते ही अथर्व की आंखें बड़ी हो गई और वह तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। कहर थोड़ा ऑकवर्ड होकर कैबिन के अंदर आई और बोली, सॉरी, वह मुझे 10 मिनट लेट हो गया। पर वह इससे ज्यादा कुछ बोल पाती इससे पहले अथर्व फटाफट उसके पास चलकर आया और एकदम से उसके कंधों को पकड़कर उसे करीब करते हुए बोला, तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा, हाँ या ना? अचानक अथर्व की हरकत से कहर चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह हैरान रह गई। क्या मतलब है इस आदमी का? अथर्व बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर बोला, बोलो ना, क्या जवाब है तुम्हारा, हाँ या ना? कहर ने अपनी आंखों को सुकेड़ते हुए कहा, सर, मैंने कहा था ना कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अथर्व ने जवाब दिया, अरे हाँ, तो दिया तो सही टाइम, तुम्हें पूरे 10 घंटे दिए मैंने तुम्हें सोचने के लिए। इतना टाइम तो बहुत होता है। अब तक तो तुमने सोच लिया होगा ना? कहर इरिटेट हो जाती है और वह अथर्व के हाथों को पीछे करते हुए बोली, सर, आपने कल देर रात मुझे प्रपोज किया और उम्मीद कर रहे हो कि मैं अभी आपको एकदम से जवाब दे दूं? ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना मुझे टाइम चाहिए, तो प्लीज मुझे टाइम दीजिए। अथर्व डेस्परेट होकर बोला, अरे लेकिन कितना टाइम? कितने घंटे काफी होते हैं यार, समय बहुत कीमती होता है। एक एक मिनट सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तुम 10 घंटे में अगर मेरे प्रपोजल के बारे में नहीं सोच रही थी तो क्या कर रही थी? अथर्व की बात सुनकर कहर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह हैरानी से उसे देखती है और फिर सीरियस वाली टोन में बोली, सीरियसली सर, आपके प्रपोजल के अलावा मेरे पास और भी हजारों काम थे करने के लिए। और क्या बोल रहे हैं आप? अथर्व गहरी सांस लेता है और अपने मन ही मन में कहता है, अपने अंदर की डेस्परेशन को कंट्रोल कर, वरना कहीं यह मना ना कर दे। उसने अपना गला साफ किया और थोड़ा सा सीरियस फेस के साथ कहा, ओके ठीक है, ले लो तुम्हें जितना वक्त लेना है। यह बोलकर अथर्व अपनी कुर्सी की ओर जाने लगा। कहर अपने मन में सोच रही थी, कल तो बड़ा बोल रहा था कि जितना वक्त लेना है उतना ले लो, और यहाँ 10 घंटे में ही। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने सोचा, ये मोगैम्बो भी ना। लगभग 2 से 3 दिन तक अथर्व इसी तरह बेचैन रहा, मगर कहर ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। एक मीटिंग में बैठा हुआ था अथर्व और कहर के जवाब के बारे में सोचने लगा। उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। आखिर कितना टाइम चाहिए उसे? तभी उसने सामने बैठे आदमी से कहा, काफी इरिटेटिंग प्रोजेक्ट है मिस्टर सिंघानिया, इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस बात को लेकर अथर्व इरिटेट हो गया। शट अप, क्या मतलब है टाइम चाहिए? अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो तुरंत फाइनल करो। टाइम मांगना क्या होता है? तुम्हें पता भी है टाइम कितना कीमती होता है? टाइम कोई फालतू की चीज नहीं है। टाइम इज मनी और उसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अथर्व की सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं। वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसके अचानक इतने गुस्से को देखकर लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अथर्व ने तुरंत रियलाइज किया कि उसने क्या बोल दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने माथे को रगड़ा और गुस्से को शांत करने की कोशिश की। फिर वह उन लोगों से बोला, आप लोग जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। फिलहाल के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। गिव मी अलोन। हम बाकी का काम बाद में डिस्कस करेंगे।
वह लोग ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस उठकर चले गए। अथर्व कुर्सी पर बैठ गया और इरिटेट होकर बोला, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। दूसरी तरफ नूर राजवीर से फोन पर बात करते हुए बोली, लेकिन राजवीर और कितनी देर, मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, सब लोग आ चुके हैं, बस एक तुम ही नहीं आए हो। दूसरी तरफ से राजवीर जो गाड़ी में बैठा हुआ था और जिसके आगे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, थोड़ा परेशान होकर बोला, आई नो फितूर, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है। अब मैं क्या उड़कर आऊं? कोशिश कर रहा हूं कि टाइम पर पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीटिंग के टाइम पर मैं पहुंच पाऊंगा। नूर ने अपनी आंखों को रोल किया और कहा, पहली बात तो फितूर नहीं नूर, और अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मीटिंग का क्या होगा? राजवीर ने थोड़ी टेंशन में कहा, ये मीटिंग बहुत जरूरी है। इस मीटिंग को जो अटेंड करने आने वाले हैं उनको तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मुझे ऐसा लगता है कि मीटिंग को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट में मेरा वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन। अभी तो मैं ऑफिस से तकरीबन 45 मिनट्स की दूरी पर हूँ। 5 मिनट में अगर उड़कर भी आऊँ तो भी नहीं पहुँच पाऊंगा, ऊपर से इतना ट्रैफिक में तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर नूर कुछ सोचते हुए बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ बोलूं? राजवीर ने कहा, हाँ हाँ बोलो। नूर ने जवाब दिया, क्या तुम्हारी जगह ये मीटिंग मैं अटेंड कर सकती हूँ? आई मीन मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगी। राजवीर एकदम से हैरान हो गया और बोला, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नूर ने आंखें रोल की और जवाब दिया, कम ऑन राजवीर, हम दोनों ने साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे सब कुछ पता है, और अगर तुम पर्सनली यहाँ आकर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते तो मैं दे देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजवीर की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, प्लीज प्लीज जरूर, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो प्लीज ऐसा कर दो, इस मीटिंग को तुम अटेंड कर लो। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले मेरा नाम ठीक से लो, संगूर नहीं है मेरा नाम, नूर है, और चिंता मत करो, मैं इस मीटिंग को संभाल लूंगी और तुम आराम से आओ। लेकिन एक बात याद रखना, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगी और तुम्हें देना पड़ेगा। राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या क्या चाहिए तुम्हें? नूर ने जवाब दिया, वो तो मैं मीटिंग खत्म होने के बाद, ये डील फाइनल होने के बाद ही बताऊंगी। राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके ओके डन, ऑल द बेस्ट। उसके बाद नूर कॉल कट करके मुस्कुराकर बोली, फाइनली चांस मिल गया मुझे। फिर वो आराम से अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई और कुछ काम करने लगी। तकरीबन 2 घंटे बाद राजवीर ऑफिस में एंट्री करता है और आते ही सीधा कैबिन के अंदर जाता है। कैबिन के अंदर नूर बैठी उसका डेस्परेटली इंतजार कर रही थी। राजवीर जैसे ही कैबिन के अंदर आया, नूर दौड़कर उसके पास आई और उसके ऊपर कूद गई। राजवीर, कहाँ रह गए थे? तुम्हें कब से इंतजार कर रही थी। अचानक नूर राजवीर के ऊपर कूद गई और राजवीर ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, पर वह हैरान हो गया, ये लड़की भी ना। नूर ने हल्का सा ब्रेक लिया और राजवीर की आंखों में देखते हुए काफी प्राउडली बोली, मैंने डील को क्रैक कर लिया है, वो भी सक्सेसफुली। यह सुनकर राजवीर की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, रियली? नूर ने हंसकर अपना सर हाँ में हिला दिया। दोनों खुश हो गए और एक दूसरे को हक कर लिया। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।